नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित सिंह आपका अपने उद्देश्य क्लासेस यानी आपके अपने उद्देश्य परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रतिदिन हमारी क्लास चल रही है जीके एंड जीएस की, और प्रतिदिन आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई की दृष्टि से, उन प्रश्नों को हम आपके पास लेके आए हैं। और आज की क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आज के प्रश्न जो मैं आपको बता दूं, कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। अपने किससे? अर्थव्यवस्था से। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आपका, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी 10+2, कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, उससे एक दो क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से आते ही आते हैं। तो उसी क्रम में उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। प्रश्न बहुत इजी लगेंगे आपको, लेकिन प्रश्नों की गहराई कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आज की क्लास में आपकी शुरुआत करता हूं, लेकिन रोज की तरह आपको मोटिवेट करना हम लोगों का काम होता है, हम लोगों का कार्य है। तो उस मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए एक थॉट लेके आपके सामने आया हूं। क्या लिखा है? धीरे धीरे सफल बनूंगा। बिल्कुल सही बात भैया, धीरे धीरे सफल बनूंगा, पर बनूंगा जरूर, चाहे हमारे समय ही क्यों ना लग जाए। धीरे धीरे जरूर चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे चल के मैं सफल जरूर बनूंगा। इतिहास बनाना है मित्रों कोई एक दिन की हेडलाइन नहीं। क्या बहुत गहराई की बात बोल दी है छोटी सी लाइन में। अगर आप इसे समझना चाहो तो बहुत कुछ इस लाइनों के राज के बारे में छुपा हुआ है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे चलना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। इसका जो सारांश है, इसका जो अर्थ है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि धीरे धीरे चलिए, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कितना भी पास है, अगर आप हड़बड़ा के पढ़ाई करोगे, घबरा के पढ़ाई करोगे, तो आपने जितना पढ़ा है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी आप वो भी भूल जाओगे। तो अपन को बिल्कुल स्लो धीरे धीरे चलना है, ताकि हम एक बहुत बड़ी मीनार को खड़ी कर सकें। और अपने को इतिहास बनाना है। क्या? इतिहास बनाना है। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपकी क्लास का स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। क्या कह रहा है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? किसकी बात कर रहा है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन? प्रधानमंत्री, मंत्री, वित्त मंत्री या कैबिनेट सचिव? जरा देखेंगे, एक बार देख लेंगे, पूरे ऑप्शन पढ़ लेंगे, पूरा एक बार ऑप्शन पढ़ लेंगे। सर्वप्रथम कौन सा ऑप्शन है अपना? सर्वप्रथम अपना कौन सा ऑप्शन दिया है भैया? कौन सा? प्रधानमंत्री, इसके बाद मंत्री, इसके बाद वित्त मंत्री, और इसके बाद कैबिनेट सचिव। जरा देखिएगा, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। हमेशा से योजना आयोग की जब स्थापना हुई थी 15 मार्च, कब बेटा? कई बार मैं आपको बता चुका था, 15 मार्च 1950 को बेटा किसकी स्थापना होती है भाई? किसकी? योजना आयोग की होती है। और योजना आयोग का सदैव अध्यक्ष कौन होता है? वह देश का स्वयं प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री उसका स्वयं उसका अध्यक्ष होता है। और अगर आपसे पूछ ले योजना आयोग की स्थापना कब होती है भैया, तो बिल्कुल सही 15 मार्च 1950। अब यहां से एक प्रश्न आपका और भी बन सकता है कि योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है, या पूछ लेता है योजना आयोग एक कैसी संस्था है, तो आपको मैं बता दूं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है बेटा। ये कैसी है? पूर्णतः है। पूर्णतः कैसी संस्था है भैया? सलाहकारी संस्था है। क्या सा? सलाहकारी संस्था है। कैसी सलाहकारी संस्था है? जरा देख लीजिएगा। क्या? भारत में जितनी भी दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं उनको पारित किया जाता है। दीर्घकालिक यानी जो हम लंबे समय तक जिनको पारित रखते हैं, लंबे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन योजनाओं को बनाते हैं, उनको दीर्घकालिक योजना कहते हैं। इन दीर्घकालिक योजनाओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करना कि किस तरीके से हमें अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को योजना के माध्यम से आगे बढ़ाना है। पर दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से उत्तर देंगे। क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? 15 मार्च 1950 को तो मैं बता चुका हूं कि इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या? पहला क्या? संसद के अधिनियम द्वारा,
दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा और चौथा संविधान के एक प्रावधान द्वारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर छाप देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। संसद के एक अधिवेशन द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा या संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे उत्तर दे देंगे, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? जरा देख लेंगे इसका, जल्दी से बता देंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात कर रहा है, किसके प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? किसके प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। किसकी? योजना आयोग की स्थापना। भारत में योजना आयोग की स्थापना एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। वैसे भी ये कैसी संस्था है? सलाहकारी। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। और सलाहकारी संस्था अधिकतर कैसी होती हैं? असंवैधानिक होती हैं, जिनको एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये आपको मैं बता दूं, ये छोटा भाई ही मान लो इसको, किसका? योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का ही एक छोटा सा प्रारूप है। ये योजना आयोग को क्रियान्वयन का करने का काम करता है, यानी क्या पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती हैं, योजना आयोग बनाता है, और क्रियान्वयन यानी उसको आगे कैसे चलाना है, जमीनी स्तर में कैसे पारित करना है, ये सभी काम किसके होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। तो क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर छाप दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का तो मैं बता चुका, स्वयं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भैया। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। अब हमारा प्रश्न क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये जब छोटा भाई मैंने बता दिया योजना आयोग का, तो बिल्कुल दिमाग में आ गया, कहीं ना कहीं इसका भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। यानी अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो अपने वर्तमान में पता ही है कौन है भैया? मोदी जी हैं। बिल्कुल सही, मोदी जी हैं। ये तो हमें याद ही है, ये तो सबको पता ही है, ये तो सब जानते हैं। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें अध्यक्ष की, तो भी कौन होंगे? स्वयं प्रधानमंत्री होंगे। और योजना आयोग की भी यदि बात कर लेता है, तो उसके भी स्वयं अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। अब यहां से हमारा एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? योजना आयोग की तो हमें पता चल गया 15 मार्च 1950, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त। कब होती है? 6 अगस्त 1952 को होती है। कब होती है? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को, 1 मई 1951 को, 1 जून 1952 को, 1 जून 1953 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जरा देख लीजिए, डेट भी 2 सन 1 से दिए हैं, 2 सन 1 से, लेकिन क्या डेट चेंज हो गई? सन 2-2-1 हैं, लेकिन डेट चेंज हो गई। ये आपको घुमा दिया गया प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको घुमा दिया गया। जरा जल्दी से उत्तर देंगे 10 सेकंड में। क्या भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बिल्कुल सही भैया, 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी भैया? पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी भैया? पहली पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1951 से। और कब तक चली थी? कब तक चली थी? 1956 तक। कब तक? 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चलती है। और आपको बता दें,
पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है दीर्घकालिक, क्या? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक बेटा, क्या? लंबे समय तक, लंबे समय तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लंबे समय तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और इनका जो निर्धारित काल है, इनका जो निर्धारित काल है या जो समय है, ये कितने वर्षों के लिए बनाई जाती हैं भैया? 5 वर्षों के लिए। कितने? 5 वर्षों के लिए। लेकिन हालांकि अब वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने वाली जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पे नीति आयोग की क्या कर दी गई है बेटा? स्थापना कर दी गई है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया? ये देखिए भैया, किस क्षेत्र पर दिया गया? एरिया पूछ रहा, किस क्षेत्र पर विशेष बल अपना दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया? ये तो हम जान गए, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1951 से लागू कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें एक अगला प्रश्न क्या पूछ लिया भैया? क्षेत्र पूछ लिया। मैंने आपसे क्या कहा था? प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य होता है, दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ही इन योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है। इस योजना का भी, यानी पहली योजना का भी कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य रहा होगा, किसी न किसी क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया होगा, वही विशेष बल पूछ रहा है। जल्दी से अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए, जल्दी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया? देख लेंगे भैया, बिल्कुल सही, कृषि पर दिया गया था भैया। किस पर दिया गया था? कृषि पर दिया गया था। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि पहली जो पंचवर्षीय योजना अपनी बनाई गई उसमें किस क्षेत्र पर विकास करना था? पहली पंचवर्षीय योजना को तो कृषि के क्षेत्र पर करना था भैया। किसके? कृषि के क्षेत्र पर विकास करना था। और सबसे ज्यादा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र, खेती पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? पिछले ही प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? विथ डेट बताया था, सन भी मैंने आपको बता दिया था। आप जल्दी से अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। लगभग सभी लोग सही उत्तर देंगे, हमें पता था क्योंकि मैं पिछले प्रश्न में आपको बता चुका था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? बताया था मैंने, 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं लगाए देता हूं, ये रहा स्क्रीन में आपके सामने। पहला आपका अगला प्रश्न मैंने लगा दिया है स्क्रीन में, क्या कह रहा है? भारत में योजना अवकाश है। जरा देख लीजिएगा, इस शब्द को समझना है आपको, इस शब्द को आपको समझना है। योजना अवकाश है। योजना किससे संबंधित है? योजना अवकाश भैया बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। योजना अवकाश, यानी अवकाश तो जानते हैं, छुट्टी। इसका अर्थ क्या हुआ योजना अवकाश का? यानी उस समय, योजना अवकाश के समय कोई ऐसा एक समय आया था जब पंचवर्षीय योजना को पारित नहीं किया गया और ना ही बनाया गया था। इसी का मतलब क्या होता है अपना? योजना अवकाश, जब हम पंचवर्षीय योजनाओं को पारित नहीं कर पाए। तो क्या पूछ रहा है? भारत में योजना अवकाश था, कब हुआ था? कब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में अगले 10 सेकंड में उत्तर छाप देंगे, जल्दी से, जल्दी से छाप देंगे। भारत में योजना अवकाश था, भारत में योजना अवकाश था, क्या था? जल्दी से, कब हुआ था? 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर बता देता हूं। कब? बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, 1966 के सूखे के बाद। कब? 1966 के सूखे के बाद, 1966 के सूखे के बाद योजना अवकाश को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया था। अब हमें पता है 1966 में भारत में अकाल पड़ा था। इसे किस नाम से जानते हैं? अकाल नाम से जानते हैं। अकाल यानी सूखा पड़ा था, बिल्कुल खेती जो थी चौपट हो गई थी बेटे भैया। क्या कह रहा है? उसी समय पंचवर्षीय योजनाओं को सरकार के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सका था। और ये सन कौन सा था अपना? 1966। तभी जब भारत में सूखा पड़ा था तो 1966 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? इस सूखे से निपटने के लिए भारत में हरित क्रांति लाई जाती है। क्या लाई जाती है बेटा? हरित क्रांति लाई जाती है। किससे निपटने के लिए? इसी सूखे से निपटने के लिए 1966-67 में अपना कौन सी क्रांति आती है? हरित क्रांति आती है। कौन सी? हरित क्रांति, जिसमें सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव की बात कर ले। कैसे सकारात्मक प्रभाव की बात कर ले? तो सबसे ज्यादा सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वो किस में पड़ता है? गेहूं में। किस में पड़ता है? गेहूं में। और सबसे ज्यादा नकारात्मक अगर प्रभाव की बात कर ले, नकारात्मक, तो दलहन एवं चावल में। किसमें? दलहन एवं चावल में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के यदि जन्मदाता की बात कर ले तो ये नाम आपको याद रखना है, एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है भारतीय हरित क्रांति के जनक। कब आई थी? 1966 में। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना, कौन से भैया? इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना मैं आपको बता चुका था 1951 से 1956 तक, और 1956 से लेकर दूसरी 1961 तक कौन से? दूसरी पंचवर्षीय योजना रहती है। और क्या कह रहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? अगले 10 सेकंड में सभी के उत्तर चाहिए मुझे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्थापित की गई थी? जल्दी से हम इसका उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कारखाने? भैया देख लो, राउरकेला बिल्कुल स्थापित किया गया था। भिलाई लौह इस्पात केंद्र ये भी स्थापित किया गया था। दुर्गापुर ये भी स्थापित किया गया था। यानी अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इनमें से सभी। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात कारखाने 3 स्थापित किए गए थे। एक कौन सा? राउरकेला, दूसरा कौन सा? भिलाई, तीसरा कौन सा? दुर्गापुर। तो यानी अपना इनमें से सभी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित किया गया था? यानी क्या कह रहा है? आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय का था? चौथी, पांचवी, सातवीं या नवीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छाप देंगे। अगले 10 सेकंड में सभी के उत्तर चाहिए। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए बेटा। जल्दी से उत्तर दे देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। गरीबी हटाओ नारा और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भाई साहब बिल्कुल सही, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना की भैया बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है?
कौन सी बात कर रहा है? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। जरा देख लेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बिल्कुल सही, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। 10वीं पंचवर्षीय, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है भैया? 10वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। और कितने प्रतिशत विकास दर को निर्धारित किया गया था? एक चीज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बता दूं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना जब योजना आयोग द्वारा बनाया गया और उसको आगे राष्ट्रीय विकास परिषद ने काम उस पर करना शुरू किया, पारित करना शुरू किया, तो प्रत्येक एक पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य रहता था कि इस क्षेत्र में जो भी वो निर्धारित होता था 5 वर्ष के लिए, उसमें कितने प्रतिशत हमें विकास दर को प्राप्त करना है, उसी से संबंधित आपका ये प्रश्न है। आप जल्दी से 10 सेकंड में अगले कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छाप देंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? जल्दी से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर को निर्धारित किया गया था? बिल्कुल सही। कुछ लोगों का सही उत्तर आया 8%। कितना भैया निर्धारित किया गया था? 8% निर्धारित की गई थी विकास दर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अब आपको बता दूं, इसी पंचवर्षीय योजना, यही 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। इसके बाद योजना आयोग क्या हो गया था? समाप्त हो गया, और उसके स्थान पे क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था भैया। क्या आ गया था? नीति आयोग। और ये भी कैसा? सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है बेटा। कैसे? थिंक टैंक के रूप में, यानी एक सलाहकार संस्था के रूप में काम करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? जल्दी से अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगले 10 सेकंड में उत्तर छाप दीजिए बेटा, छाप देंगे। जरा देख लीजिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। बिल्कुल सही, लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। 2012 से 2017, क्या 2012 से 2017 के मध्य यह 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। और आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा यदि बल दिया गया था, अगर किसी क्षेत्र पे बल दिया गया था विकास के लिए, तो वो कौन सा क्षेत्र था भैया? शिक्षा का क्षेत्र था। कौन सा? शिक्षा का क्षेत्र था। सबसे ज्यादा 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बल दिया गया था, जो कि कब लागू हुई थी? 2012 से 2017 के बीच। और इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया था। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर थे। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर तो जानते ही हैं, टैक्स। क्या? टैक्स बेटा। टैक्स जरा देख लो, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, एक कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर। और दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। 2 प्रकार के अपने कर होते हैं, लेकिन हमें बताना क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इन चारों ऑप्शन में से कौन से कर हैं? अगले 10 सेकंड में जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, इनमें से सभी। जल्दी से उत्तर दे देंगे, जल्दी से उत्तर दे देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है भैया? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? देखो, टैक्स जो है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या वो अप्रत्यक्ष हो, वो केंद्र सरकार के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। राज्य के कुछ विशेष कर होते हैं, जैसे चुंगी कर होता कि नहीं,
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए टोल टैक्स होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। लेकिन बात किसकी कर रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए करों की। सीमा शुल्क किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। आयकर इनकम टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है? बिल्कुल सही भैया, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। निगम कर किसके द्वारा लिया जाता है? बिल्कुल सही भाई साहब, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। लेकिन ये तीनों जब सही हैं तो अपना उत्तर बेटा क्या हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी ये सभी। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर, मैंने बताया था 2 प्रकार के कर होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अपना अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर होता है। जरा समझ लें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इसको आपको बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आने वाले प्रश्न जो है इसी से संबंधित होने वाले हैं कुछ प्रश्न। क्या? वह कर जो सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति या कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, वो अंतिम रूप से वही व्यक्ति या वही कंपनी उस टैक्स, उस कर का वहन करती है, यानी उस कर को चुकाती है, तब वो कौन सा कर हो जाता है बेटा? प्रत्यक्ष कर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जरा देख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या बन जाती है? जब सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी के ऊपर टैक्स यानी कर लगाया जाता है, वह व्यक्ति या कंपनी उस टैक्स यानी कर को ना चुकाकर किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के द्वारा चुकवाती है, तो वो अपना कैसा हो जाता है? अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। आशा करता हूं दोनों की परिभाषा आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है? अप्रत्यक्ष कर। क्या? अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, यानी कौन सा होगा? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर या ये सभी? जल्दी से अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। जल्दी से अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, बिल्कुल ये अप्रत्यक्ष कर है बेटा। सीमा शुल्क, ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। तटकर, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। और इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपना, क्योंकि ये तीनों जो हैं अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इस वजह से डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, रेखीय समिति का संबंध किससे है? एक समिति है बेटा अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसका नाम क्या है? रेखीय समिति। क्या है? रेखीय समिति। रेखीय समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से है क्या? कर सुधारों से है क्या? अप्रत्यक्ष कर से है या इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दो। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। रेखीय समिति का संबंध किससे है? रेखीय समिति का संबंध किससे है? जल्दी से अगले 10 सेकंड में उत्तर देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। रेखीय समिति की बात कर रहा है। बिल्कुल कई बार यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि रेखीय समिति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? बिल्कुल सही भैया, अप्रत्यक्ष करों से है। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित जो समिति का नाम है, कौन सी समिति है भैया? रेखीय समिति है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है? बिक्री कर, यहाँ पे बिक्री लिखा है, यहाँ बा कर लो। बिक्री कर किस की आय का महत्वपूर्ण भाग है? किसकी आय का? क्या? आय यानी इनकम। आय यानी इनकम की बात कर रहा है बेटा, इनकम की बात कर रहा है। आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार की आय का है क्या, या केंद्र सरकार की होगा, या ग्राम पंचायत की होगा, या इनमें से सभी? अगले 10 सेकंड में जल्दी से उत्तर दे देंगे। अगले 10 सेकंड में जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दो। बिक्री कर किस आय का महत्वपूर्ण स्रोत है? जल्दी से उत्तर दे देंगे, जल्दी से उत्तर दे देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बिक्री कर की यदि बात आती है भाई साहब, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ये किसका है? आय का? राज्य सरकार का है भैया। किसका है? राज्य सरकार का। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर राज्य में बिक्री उत्पादन के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। तो महत्वपूर्ण आय का स्रोत कौन सा है? राज्य सरकार का। और कौन सा कर है भाई साहब? बिक्री कर है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन में प्रश्न लगाने से पहले एक बार फिर से आपको मैं मोटिवेट कर दूं। क्या कह रहा है? क्या? समय और शिक्षा। क्या? देख गौर कीजिएगा जरा गहराई से। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। किसकी बात करा? केवल 2 चीजें आपको अपनी जिंदगी ता उम्र याद रखनी है, समय और शिक्षा। क्योंकि समय निकल जाने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आता। वो आज के समय, जिसने समय के बारे में पहचान लिया या समय की अहमियत को पहचान लिया,
वो इंसान आगे चल के सफल जरूर होता है। समय और शिक्षा सही उपयोग ही, सही उपयोग होना, क्योंकि समय का भी सही उपयोग होना चाहिए और शिक्षा का भी सही उपयोग होना चाहिए, तभी आगे चलकर व्यक्ति क्या बन जाता है, यह दोनों चीजें, समय और शिक्षा दोनों मिलकर सफल बना देती हैं इंसान को। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, भारत को अधिकतम कर प्राप्त होता है। भारत को अधिकतम कर प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है जल्दी से बता दो, निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या निर्यात शुल्क से। अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर चाहिए जल्दी से, भारत को अधिकतम कर प्राप्त कहां से होता है, अधिकतम कर की प्राप्ति कहां से होती है। 10 सेकंड में मुझे उत्तर चाहिए, 10 सेकंड में मुझे उत्तर चाहिए। क्या कह रहा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत में अधिकतम कर की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही भैया, उत्पादन शुल्क से। किससे होती है, उत्पादन शुल्क से होती है भैया, किससे होती है, उत्पादन शुल्क से होती है, किससे होती है, उत्पादन शुल्क से होती है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कार्य से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों, कौन से कर, कौन से कर भैया, ये याद रखना, प्रत्यक्ष कर यानी सरकार जिस पे टैक्स लगाए, जिस व्यक्ति या कंपनी के ऊपर टैक्स लगाए, वही व्यक्ति या कंपनी वो उस टैक्स को चुकाए या वहन करे, तभी वो क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष करों में से किस कार्य से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे, निगम कर से, आय कर से, संपत्ति कर से, दान कर से। अगले 10 सेकंड में सभी के उत्तर चाहिए, जल्दी से, सभी के मैं उत्तर देख रहा हूं, सभी के मैं उत्तर देख रहा हूं, अगले 10 सेकंड में सभी के उत्तर चाहिए, अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों की बात कर रहा है, जल्दी से उत्तर देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कार्य से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही भैया, आयकर। क्या होगा, आयकर, आयकर यानी इनकम टैक्स की बात कर रहा है। अब ये एक और प्रश्न आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहीं पे हो गया, क्या आपसे पूछ लेगा आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है क्या अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही भैया, कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। क्यों का है, जरा देखिएगा, आयकर तो जानते हैं, इनकम टैक्स सभी जानते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सरकार ने जिस व्यक्ति या कंपनी के ऊपर इस टैक्स को लगाया, वही व्यक्ति या कंपनी इस टैक्स को चुकाती है। यदि मेरे ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, इनकम टैक्स, मेरी आय पे जो टैक्स लगता है आयकर कहलाता है। आय के ऊपर लगने वाला टैक्स जब जिसकी आय पर लगता है वही चुकाता है, वही वहन करता है, यानी जब व्यक्ति वही चुकाएगा, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी थी, कौन सा कर हो जाता है, प्रत्यक्ष कर हो जाता है बेटा। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है। बहुचर्चित समिति है बेटा, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है। अगले 10 सेकंड में सभी के उत्तर चाहिए, भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। राजा चलैया समिति का संबंध है, जल्दी से, जल्दी से उत्तर छाप दें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जब भी बात आ जाए भैया चलैया समिति, यहां लिखा है राजा चलैया समिति, या कभी कभी केवल लिखा आ जाता है चलैया समिति, चलैया समिति, तो चलैया समिति का भैया किससे संबंध है। सी ऑप्शन, लगभग सभी लोग ने सही उत्तर लगाया, कर सुधारों से। किससे है, कर के सुधारों से है। और कर भी कौन से भाई साहब, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों सुधारों, दोनों करों में सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, वेट किस प्रकार का, वेट यहाँ पे होना चाहिए था भैया वैट, सुना होगा नाम, सबसे पहले इसे फ्रांस ने लागू किया था। किसने, फ्रांस ने लागू किया था वैट को। वैट किस प्रकार का एक कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ए और बी दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छाप देंगे। क्या कह रहा है, वैट किस प्रकार का एक कर है, वैट किस प्रकार का एक कर है। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए, वैट किस प्रकार का एक कर है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं,
क्या है? इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्या है? वैट कैसा कर है भाई साहब? फ्रांस के द्वारा मैंने बता दिया सबसे पहले लागू किया गया था। वैल्यू एडेड टैक्स, पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। कैसा कर है भैया? प्रत्यक्ष कर। कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, भारत में वैट कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में वैट कब लागू किया गया? वैट यानी एक कर है। ये क्या है? कर है। और कैसा कर है भाई साहब? प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। कब लागू किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। सभी के मैं कमेंट देख रहा हूं। भारत में वैट कब लागू किया गया? भारत में वैट कब लागू किया गया? भारत में वैट कब लागू किया गया? जल्दी से अगले कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। भारत में वैट कब लागू किया गया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? भारत में वैट कब लागू किया गया? भारत में वैट कब लागू किया गया? बिल्कुल सही भैया, सी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था भारत में। 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एक अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके एसएससी जीडी और यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? भारत की विधि ग्रह मुद्रा कौन सी है? भारत की विधि ग्रह मुद्रा, ग्रह मुद्रा का मतलब जो भारत में सुचारू रूप से चलाई जाती है, जिसे संविधान या कानून के द्वारा ग्रहण किया गया है। भारत की विधि ग्रह मुद्रा कौन सी है? क्या चलता है? बिल्कुल सही भैया, ये तो सड़ा फड़ाया क्वेश्चन है। रुपया तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्रश्न देखेंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? भारत द्वारा पुरानी सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इनसे हम गुजर चुके हैं और हमें पता है क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, वो क्या कहलाता है? वह अवस्था, वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, वह क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, अवमूल्यन या इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, वह स्थिति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है? अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए, सभी के उत्तर चाहिए। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। अब तक भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका? बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, 3 बार हो चुका है अवमूल्यन। कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीयकृत बैंक है, भारत का केंद्रीयकृत सेंट्रल बैंक कौन सा है भैया? जल्दी से अगले 10 सेकंड में मुझे उत्तर चाहिए। अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीयकृत बैंक कौन सा है? केंद्रीयकृत बैंक कौन सा है? बिल्कुल सही भैया,
बिल्कुल सही। क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। इसी की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना कब की जाती है केंद्रीयकृत बैंक की? 1935 में की जाती है। कब की जाती है? 1935 में। और भारत का केंद्रीयकृत बैंक की संज्ञा किसको दी गई है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जरा देख लेंगे। पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था, पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था क्या बताया था कि स्थापना कब होती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कब? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। एक्ट का नाम रहता है 1934, लेकिन अपनी स्थापना कब होती है? अपनी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? यानी आम नागरिक खाता नहीं खोल सकते, भारत के आम जनता है वो खाता नहीं खोल सकती। कौन सा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भैया इसमें तो खुलता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, इसमें भी खुलता है भैया, बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में तो सभी किसानों से संबंधित खाते खोले जाते हैं, लेकिन एक आम नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। ये जो बैंक है आरबीआई है, ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है भाई साहब। इसमें आम नागरिक अपना खाता नहीं खोल सकता। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। वित्त मंत्री के, गवर्नर के, वाणिज्य मंत्री के या वित्त सचिव के? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भैया? किसके होते हैं 1 रुपए के नोट पर? सभी के उत्तर मुझे चाहिए, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी के उत्तर चाहिए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्योंकि 1 रुपए का नोट अब तो वर्तमान में लगभग छपता नहीं, ना हम लोगों ने बहुत समय से देखा है, ना ही हमने बहुत समय से इसे देखा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते, क्या कह रहा है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भैया? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया, वित्त सचिव के होते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, भारत में नोट नहीं, यहाँ पे होगा आपका नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जो नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, वो किस प्रणाली के द्वारा जारी किए जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे। अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यक्ष प्रणाली या नित्य प्रत्यय प्रणाली? अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए, अगले 10 सेकंड में मुझे सभी के उत्तर चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। क्या कह रहा है? कौन सी प्रणाली के द्वारा अपनाया गया भाई साहब? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। और आज के क्लास का आपका अंतिम प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर अगले 10 सेकंड में दे देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एसबीआई की भैया बात कर रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, 1955 में की जाती है। अब मुझे एक बार आप कमेंट करके बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज के प्रश्नों का आपको लेवल कैसा लगा। एक बार मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपन अपनी ही क्लास में।